हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं इसका, और ये इसका सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने यहाँ पर एक बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस से उसने अपना पूरा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। अब उसने बंगाल के नवाबों के साथ लड़ाई की, बहादुर शाह जफ़र से बंगाल की दीवानी भी ले ली। अब वो मराठों से युद्ध करती है। अब 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी को ये पता चल गया था कि अब उसे मराठों की ताकत को ख़त्म करना पड़ेगा। 1761 में पहल जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें जो मराठे हैं उनका दिल्ली से शासन करने का जो सपना था वो ख़त्म हो गया था। अब जो मराठे थे उन्हें अलग अलग राज्यों में बांट दिया था, और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे राजवंशों के हाथ में थी। और ये सारे सरदार जो थे वो पेशवा, जो कि एक सर्वोच्च मंत्री होता था, उसके अंतर्गत एक ग्रुप के, जिसे कि कॉन्फेडरेसी कहा जाता था, उसके सदस्य थे। और जो महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं शताब्दी के बहुत ही प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। पहला जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ वो 1782 में हुआ, और ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो गया, जिसमें कि कोई भी पक्ष विजेता नहीं था। दूसरा जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ वो 1803 से 1805 तक हुआ, और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने उड़ीसा और यमुना के उत्तर के भाग, जैसे कि आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1817 से 1819 तक चला, और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने मराठों की ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और पेशवा को पुणे से हटा दिया गया, और पुणे से हटाकर उसे कानपुर में स्थापित कर दिया गया, सर्वोच्चता का दावा। अब अंग्रेज़ों का ये कहना था कि उन्होंने जो है यहाँ पर भारत में सबसे अच्छा शासन किया है, उनका शासन ही सर्वोच्च है। ये सब जो बात आई, ये लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, उनके ही नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति जो थी अपनाई गई थी। और ये कहा गया था कि भारतीय शासन जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, और अंग्रेज़ जो हैं उनको ये हक है कि वो इस शासन को अच्छे से चलाएं, क्योंकि उनका ही जो शासन है वो सर्वोच्च है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने इन्हें टक्कर देने का प्रयास नहीं किया। जो आज का कर्नाटक है, उस समय पर किट्टूर जो था, वहाँ पर रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, और उनके खिलाफ एक मोर्चा शुरू कर दिया था, ताकि अंग्रेज़ जो हैं किट्टूर पर कब्ज़ा ना कर सकें। फिर रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया, और 1829 में उनकी मृत्यु जेल में हो गई। इनके बाद में एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना। रायन्ना ने इस प्रतिशोध को जारी रखा, लेकिन 1830 में उसे भी फांसी दे दी गई। अब 1830 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर लगने लग गया था कि जो रूस है उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, और जो ब्रिटिश के उपनिवेश थे उन पर रूस अपना कब्जा कर लेगा, और उसके आसपास के हिस्से पर। तो उसने क्या किया, उसने जो अपने आसपास के हिस्से थे, जैसे अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, उस पर भी अपनी ताकत फैलाई, और 1838 से 1842 तक अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसने 1839 में सिंध को अपने 1843 में उसने सिंध को अपने कब्जे में किया, और 1839 में जो है पंजाब के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि थे रणजीत सिंह। और उनके बाद में उन्होंने पंजाब को हासिल करने की कोशिश की, और 1849 में उन्होंने पंजाब को भी हासिल कर लिया। विलय नीति 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल डलहौजी रहे थे भारत के, और डलहौजी के शासनकाल में जो है एक नीति जो है विलय नीति जो है यहाँ चलाई गई थी, जिसके तहत कहा गया था कि जिस भी शासक की मृत्यु के बाद उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा, उसकी रियासत कंपनी के पास चली जाएगी। और इसके तहत उन्होंने सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, फिर उदयपुर, नागपुर, झांसी, और उसके बाद अवध, 1856 में अवध की रियासत को अपने कब्जे में कर लिया। और इन्हीं के फलस्वरूप जो है 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति हुई थी। अब नए शासन की स्थापना 1773 से 1785 तक जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और उनके शासनकाल में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए थे। न्याय के संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है इनके काल में लिया गया था। और जो वॉरेन हेस्टिंग है, उस टाइम पर जो हमारे ये अंग्रेज़ी जो इलाके थे ब्रिटेन के कब्ज़े में जो थे, वो प्रेसिडेंसियों में बटे हुए थे, और 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो जो 1772 में यह कहा गया था कि एक नई तरीके की न्याय व्यवस्था जो है स्थापित की जाएगी, और इस व्यवस्था के तहत हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी और एक दीवानी। जो दीवानी अदालत होगी उसका मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा, और जो हिंदू और मौलवी थे वो जो हैं उनकी मदद करेंगे उन भारतीय कानूनों को जानने में। और जो फौजदारी अदालतें थी उनकी जो अभी जो उनके मुखिया थे वो काजी और मुफ्ती ही थे।
अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि भारतीय कानून अलग-अलग किताबों में लिखे हुए थे, अलग-अलग धर्मशास्त्रों में थे। तो अब उन्होंने 1775 में 11 पंडितों की एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जो है सभी कानूनों को एक जगह पर संलग्न किया और उसके बाद जो एनबी थे, एनबी हॉलहैंड, उन्होंने इन जो कानूनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके बाद 1778 तक जो है यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानूनों को भी संकलित किया जा चुका था। वो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उसके तहत कहा गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और साथ में कलकत्ता में एक अपीली अदालत, जिसे कि सदर निजामत अदालत कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। भारतीय जिले में जो कलेक्टर होता था वो सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसका मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगाओं की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार तो आए ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो है सैनिक ताकत में भी बदलाव हुआ था। जो मुगल थे, मुगलों की जो सेना थी उसमें पैदल और घुड़सवार दोनों ही थे और इन सेनाओं में जो लोग थे उनको तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में अब जो सवार थे उनका दबदबा अधिक था और जो राजा थे वो भी घुड़सवारों को अधिक महत्व देते थे और जो पैदल सेनाएं थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय ज़मींदार थे उनके पास पैदल सेनाएं थी और वो ज़रूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेनाएं दे देते थे। लेकिन अब 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशवा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया था और अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे, जो हमारे सिपाही शब्द से ही निकला। 1820 के दशक में जो अंग्रेजी सरकार थी वो अलग अलग देशों के साथ लड़ाई कर रही थी, जैसे बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र। तो जहाँ के जो सिपाही थे वो जो मस्कैट और मैचलॉक जैसी बंदूकों का इस्तेमाल करते थे और कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलते सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ियां ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। अब जब इस तरीके का सैनिक प्रशिक्षण आ गया था तो सिपाहियों को भी यूरोपीय ढंग से ही प्रशिक्षित किया जाने लग गया था और अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लग गया था। अब उनका जीवन और भी ज़्यादा नियंत्रित और मुश्किल हो गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं और भी ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि पेशेवर जो सैनिकों की सेना खड़ा करने में के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे और उस समय पर लोग जो है अपनी जाति और समुदाय को बहुत अधिक महत्व देते थे, तो वो अपनी जाति और समुदाय को कैसे छोड़ सकते थे। और यही कुछ कारण थे जिन्होंने आगे चलकर 1857 के रिवोल्ट में, क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इस पूरे चैप्टर से हमने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी और 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकों के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई थी। अब तक समुद्र पार करने में जो समय था वो 6 से 8 महीने का लगता था, लेकिन भाप इंजन के आ जाने से ये यात्रा सिर्फ 3 हफ्तों की, लगभग 21 से 22 दिन की हो गई थी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत आने लग गए थे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% जो यहाँ की पॉपुलेशन थी, आबादी पर अंग्रेज़ों का जो है राज हो चुका था और देश के शेष भूभाग पर और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष तरीके से राज था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।